हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में कि ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट क्या होता है, इसका हम कब यूज़ करते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क किस टेस्ट जो रहता है हम किसके द्वारा करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और ट्यूनिंग फॉर्क में कौन कौन से टेस्ट हमको करते हैं इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है एक मेटल का बना हुआ ऑर्गन रहता है जो इस तरह दिखता है, जिसमें जो मेटल्स रहती है वो मैग्नीशियम हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है या स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो ट्यूनिंग फॉर्क रहता है वो हमको उसमें दो प्रॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, एक स्टेम होता है और एक फुट प्लेस होता है। फिर इसमें जो ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है वो हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो ट्यूनिंग फॉर्क हमको देखने को मिलता है वो 128 हर्ट्ज का रहता है, फिर 256 हर्ट्ज का रहता है, फिर 512 हर्ट्ज का रहता है, 1024 हर्ट्ज का रहता है, 2048 हर्ट्ज का रहता है और 4096 हर्ट्ज का रहता है। इतने इतने टाइप के हमको ट्यूनिंग फॉर्क देखने को मिलता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है ना, इसका हमको ज़रूरत कब पड़ती है, मतलब हम क्यों ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं। क्यों ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट जो रहता है वो हियरिंग असेसमेंट के टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। हियरिंग असेसमेंट जब करना रहता है उस टाइम पे हमको ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो उसमें आता है रीने टेस्ट, वेबर टेस्ट, एबीसी टेस्ट। एबीसी टेस्ट का फुल फॉर्म जो रहता है वो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होता है, बिग टेस्ट होता है, सॉविक टेस्ट होता है और गिल्स टेस्ट होता है। यही टेस्टों के बारे में हम आगे हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में बात करेंगे रीने टेस्ट के बारे में। तो रीने टेस्ट से पहले हम ये देखेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है वो हमारा एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन निकालता है। तो जो एयर कंडक्शन निकालता है, हम ट्यूनिंग फॉर्क से एयर कंडक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ट्यूनिंग फॉर्क रहता है उसको हम स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक कैसे कहाँ करते हैं, हमारी जो एल्बो है एल्बो पे या फिर जो हमारी हील ऑफ पाम जो रहती है उस पर हम स्ट्राइक करते हैं। उससे क्या रहता है कि ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है और जब वो वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो वाइब्रेट ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है उसको हम जब हमारी पिन्ना के सामने जो ईएसी की ओपनिंग रहती है उससे जब 2 सेंटीमीटर आगे वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं तो उसके वाइब्रेशन जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड जाके हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में टकराता है। उसके बाद में हमारे मिडिल ईयर में जाता है। मिडिल ईयर में भी वो जो ऑसिकल्स रहती है उनके द्वारा उनसे होते हुए वो हमारे इनर ईयर में जाता है। इस प्रकार हम जो एसी कंडक्शन जो रहता है ना, जो एयर कंडक्शन जो रहता है उससे हम बोन मतलब बीसी और एसी मतलब कोक्लियर और बोन दोनों का हम कंडक्शन पता कर पाते हैं। फिर हम उसके बाद में बीसी कंडक्शन की बात करते हैं। जो बीसी कंडक्शन जो रहता है ट्यूनिंग फॉर्क में कैसे करते हैं, तो जब ट्यूनिंग इसमें क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं एल्बो पे और जब वो वाइब्रेट होता है तो उसको हम पिन्ना के पीछे जो हमारा मेस्टॉइड रहता है, मेस्टॉइड का जो प्रोसेस रहता है उसके ऊपर जो ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है इसकी जो फुट पीस जो रहता है इसको हम स्टेप पे पकड़ के इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। उससे क्या रहता है कि वाइब्रेशन होते हैं जो कि हमारे सीधे जाते हैं कोकलियर के अंदर। तो इस प्रकार हम बीसी से सिर्फ कोकलियर मेथड कोकलियर के बारे में पता करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रीने टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो रीने टेस्ट के देखने से पहले रीने टेस्ट जो रहता है वो 2 प्रकार का होता है, रीने पॉजिटिव और रीने नेगेटिव। तो जब हम रीने पॉजिटिव की बात करते हैं, रीने पॉजिटिव और रीने नेगेटिव, तो रीने पॉजिटिव जो रहता है तो इसमें क्या रहता है कि हम उसमें क्या रहता है कि एसी एयर कंडक्शन जो रहता है वो बड़ा होता है बोन कंडक्शन से। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने स्ट्राइक किया वो वाइब्रेट किया, तो हमने जब उसको हमारे ईएसी के सामने रखा और फिर हमने हमारे पीछे जो मेस्टॉइड प्रोसेस जो रहता है उसके ऊपर रखा, तो हम ये देखते हैं कि जो जब ईएसी पे रखा तो हमको लाउडर आवाज़ सुनाई दिया कंपेयर टू जब हमने मेस्टॉइड पे रखा। जो बीसी कंडक्शन जब कर रहे थे उसके कंपेयर में हमारा एयर कंडक्शन ज़्यादा सुनाई दिया या लाउडर सुनाई दिया, या फिर हम एक दूसरे शब्द में हम ये बोल सकते हैं कि वो हमको लंबे टाइम तक एयर कंडक्शन सुनाई दिया बोन कंडक्शन से, तो हम उसको बोल देते हैं रीने पॉजिटिव। तो जो रीने पॉजिटिव वाला केस जो रहता है ये हमको या तो जब किसी पेशेंट में रीने पॉजिटिव आया है, रीने टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो उस पेशेंट का जो ईयर है वो ईयर जिस ईयर में हमने टेस्टिंग किया वो ईयर या तो नॉर्मल होगा या उसमें सेंसरी न्यूरल डिफनेस हमको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं रीने नेगेटिव केस के बारे में कि रीने नेगेटिव क्या रहता है। तो रीने नेगेटिव में क्या रहता है कि जो बोन कंडक्शन है, मतलब कि जो अब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया और हमारे जो मेस्टॉइड है उसके ऊपर जो हमने रखा, तो हमको जो बोन कंडक्शन है वो हमको ज़्यादा लाउडर सुनाई दिया या ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई दी कंपेयर टू एयर कंडक्शन जब हमने उसको ईएसी के स्ट्राइक करके जब ईएसी के सामने रखा। उसके कंपेयर में जब हमको बोन कंडक्शन ज़्यादा सुनाई देता है एयर कंडक्शन के कंपेयर में, तो हम उसको बोल देते हैं रीने नेगेटिव। तो जब रीने नेगेटिव जो हमको किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट में उस जिस ईयर में हम टेस्ट कर रहे हैं उस ईयर में उसको कंडक्टिव पैथोलॉजी है। इसके बाद में हम 2 चीज़ और देखने को मिलती है, एक फॉल्स रीने नेगेटिव और एक फॉल्स रीने पॉजिटिव। जब हम फॉल्स रीने नेगेटिव की बात करते हैं, फॉल्स रीने नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो ये हमको जो रहता है
जो सीवियर एसएनएचएल केस जो रहता है ना, जो सीवियर सेंसरी न्यूरल जो केस रहता है, उसमें हमको फॉल्स रीनल नेगेटिव केस देखने को मिलता है। फॉल्स रीनल नेगेटिव केस का मतलब क्या रहता है कि इसमें हमको बीसी बड़ा दिखेगा एसी से, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि रीने जो पॉजिटिव केस जो रहता है वो या तो हमको नॉर्मल पेशेंट में दिखेगा या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में देखते हैं। पर जो फॉल्स रीनल नेगेटिव है ये हमको सीवियर सेंसरी न्यूरल जो हेयरिंग लॉस रहता है उसमें देखने को मिलता है। इसको फॉल्स रीनल नेगेटिव क्यों, फॉल्स क्यों बोला, फॉल्स नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि इसका एयर कंडक्शन बड़ा होना चाहिए बोन कंडक्शन से, पर हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि बोन कंडक्शन बड़ा होता है एयर कंडक्शन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी एक यूनिलेटरल जो ईयर है उसमें सीवियर एसएनएचएल का केस है, सीवियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो हम जब उसमें एयर कंडक्शन करते हैं तो उस पर्सन को सुनाई नहीं देता। पर जब हम बोन कंडक्शन करेंगे उसका, तो जो बोन है ना, बोन कंडक्शन जब मेस्टॉइड पे प्लेस करेंगे तो उसमें आपको सिग्नल सुनाई देता है। जो सिग्नल सुनाई देता है, ये जो साउंड सुनाई देता है, वो एक्चुअल में उस ईयर का नहीं होता। मतलब जिस ईयर में डिफनेस है, जिस ईयर में लॉस है, उस ईयर का नहीं रहता है। वो अगले जो अपोजिट ईयर है, जो बेटर ईयर है, उसका रहता है। उसमें क्या रहता है कि जो बोन जो रहता है ना, उसका ट्रांसक्रेनियल ट्रांसफर हो जाता है सिग्नल साउंड का। इस वजह से हमको जो बीसी का कंडक्शन सुनाई देता है वो हमको बेटर ईयर का सुनाई देता है, इसलिए वो रीने फॉल्स नेगेटिव आता है। फिर हम बात करते हैं फॉल्स रीने पॉजिटिव केस के बारे में। फॉल्स रीने पॉजिटिव केस क्या रहता है? तो जो फॉल्स रीने पॉजिटिव केस क्या रहता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा कि इसमें एयर कंडक्शन बड़ा हो जाता है बोन कंडक्शन से। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर ये जो फॉल्स रीने पॉजिटिव केस जो रहता है, ये हमको मिनिमल या फिर जो माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो रहता है उसमें देखने को मिलता है। होना क्या चाहिए? जब कंडक्टिव हियरिंग लॉस की जब हमने बात की थी तो हमने क्या बोला था कि जब रीने नेगेटिव आता है तो उसमें क्या रहता है, बोन कंडक्शन बड़ा होता है एयर कंडक्शन से। उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को क्या, कौन सी पैथोलॉजी है? कंडक्टिव पैथोलॉजी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस पेशेंट को कंडक्टिव पैथोलॉजी होने के बाद भी उसका क्या आ रहा है, एयर कंडक्शन बड़ा आ रहा है बोन कंडक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स रीने पॉजिटिव केस थे। और ये हमको किस में देखने को मिलता है? जो मिनिमल हियरिंग लॉस वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें, या फिर जो माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले पेशेंट जो रहते हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में हम अगले केस के बारे में वेबर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो वेबर टेस्ट हम कैसे करते हैं? वेबर टेस्ट को हम क्या करते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क को लेते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं हमारे एल्बो पे, और उसका प्लेसमेंट जो रहता है हमारे फोरहेड पे करते हैं। ठीक है, उसको जब वाइब्रेटरी ट्यूनिंग फॉर्क जो रहता है, जब उसको हम प्लेस किया हमारे फोरहेड पे, तो उसमें क्या रहता है कि जो सिग्नल जो है, जो साउंड जो रहता है वो ट्रांसफर होता है। साउंड अगर पेशेंट ये बोले कि उसको जो साउंड या जो उसको आवाज़ आ रही है वो आगे से आ रही है या पीछे से आ रही है, हम उससे पूछते हैं आपको आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो कहाँ सुनाई दे रही है, तो वो बोलता है आगे से आ रही है या पीछे से आ रही है, या वो बोलेगा उसको समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये रहेगा कि उसको जो साउंड जो जा रहा है उसका लेटरलाइजेशन जो रहता है वो सेंटर टाइप का हो रहा है। मतलब कि नहीं वो लेफ्ट ईयर में जा रहा है, नहीं वो राइट ईयर में जा रहा है। तो उस कंडीशन को जब साउंड जो रहता है अगर सेंट्रलाइज हो रहा है साउंड, सेंट्रलाइजेशन अगर साउंड का हो रहा है वाइब्रेटरी ट्यूनिंग फॉर्क का, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये जो है, ये पेशेंट जो है ये नॉर्मल हियरिंग का है। ठीक है, वही हम देखते हैं कि जो पेशेंट जो रहता है वो ये बोलता है कि जो जब हमने उसको वाइब्रेटरी ट्यूनिंग फॉर्क, जब हमने उसको फोरहेड पे रखा है, अगर वो ये बोल देता है कि उसका जो ईयर जो है, मान लो कि उसके लेफ्ट ईयर में कंडक्टिव पैथोलॉजी है, वो राइट ईयर में जो है वो नॉर्मल है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसके एक ईयर जो रहता है वो पुअरर ईयर है, या एक ईयर जो रहता है वो बेटर ईयर है। अगर ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया फोरहेड पे रखा, और अगर वो पर्सन ये बोले कि उसको जो साउंड है या जो सिग्नल है वो, ये जो साउंड है वो उसको पुअरर ईयर में सुनाई दे रहा है, या जो वर्स ईयर जो है उसमें सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा कि जो लेटरलाइजेशन अगर जो होता है ट्यूनिंग फॉर्क का, अगर वेबर टेस्ट में जब फोरहेड पे प्लेस किया, अगर लेटरलाइजेशन पुअरर ईयर में हो रहा है, पुअरर ईयर में अगर लेटरलाइजेशन हो रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं कि उस पर्सन को क्या है, लेटरलाइजेशन। तो हम उस पर्सन को बोल देते हैं कि इसको कंडक्टिव पैथोलॉजी है। ठीक है, और अगर वही जो एक जो हमारे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटरी ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर उसका साउंड का परसीव जो रहता है ना, वो अगर बेटर ईयर में हो रहा है, तो अगर बेटर ईयर में हो रहा है साउंड, अगर बेटर ईयर में जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है या तो वो ईयर जो पर्सन है उसमें
सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या फिर उसमें सेंसरी न्यूरल डिफनेस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये जो वेवर जो टेस्ट जो रहता है इसका एक फिनोमिना होता है स्ट्रेंजर फिनोमिना, उसके ऊपर ये बेस्ड रहता है। अब स्ट्रेंजर ने क्या बोला था, स्ट्रेंजर ने ये बोला था कि हमारा अगर हम किसी ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं और अगर हमारे फोरहेड पर रखते हैं तो हमको जो साउंड जो रहता है ना हमको उस ईयर में सुनाई देगा जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी या जिसका सेंसेशन लेवल ज़्यादा रहेगा या जिसका सेंसेशन लेवल अच्छा होता है हमको उस ईयर में सुनाई देता है। इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेंजर फिनोमिना। तो जो वेवर टेस्ट जो रहता है वो स्ट्रेंजर फिनोमिना पे बेस्ड होता है। उसमें हम यही देखते हैं कि किधर उसका वेवर का लेटरलाइजेशन हो रहा है। अगर सेंटर में हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल रख देंगे। अगर जो वेवर का लेटरलाइजेशन अगर पुअर ईयर या वर्स ईयर जो है ना, बेकार ईयर या खराब ईयर जो है उसमें अगर हो रहा है तो हम उसको कंडक्टिव डेफनेस बोल देते हैं। वहीं अगर उसका बेटर ईयर में लेटरलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम सेंसरी न्यूरल डिफनेस बोल सकते हैं। हमें एबीसी टेस्ट के बारे में जानेंगे कि एबीसी टेस्ट क्या होता है। एबीसी टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। इसमें क्या रहता है, हम बोन कंडक्शन से हम कोक्लियर जो पैथोलॉजी रहती है, कोक्लियर फंक्शन जो रहता है उसके बारे में जानेंगे। किसमें, एबीसी टेस्ट में। हम इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट रहता है, पेशेंट का जो बोन कंडक्शन रहता है वो निकालते हैं, उसका कंपेयर करते हैं। जो एग्जामिनर होता है या जो क्लिनिशियन होता है उसके बोन कंडक्शन से उसका कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो ट्रेगर्स रहते हैं ना, ट्रेगर्स से हमारी जो ईएससी रहती है ना उसको हम ऑक्लूड कर देते हैं। उससे क्या रहता है कि जो एम्बिगुएट नाइंस रहती है या फिर जो आसपास की नॉइज रहती है उसको जाने से हम प्रिवेंट करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट रहेगा उसका जो ट्रेगर्स जो रहेगा उससे हम उसकी ईएससी को ऑक्लूड कर देंगे। उसके बाद में हम जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क रहता है उसको स्ट्राइक करके हमारी मेस्टोइड पर रखेंगे। ठीक है। साथ ही में हम क्या करते हैं कि जो एग्जामिनर रहता है या फिर जो नॉर्मल हियरिंग वाला पेशेंट जो क्लाइंट रहता है या नॉर्मल हियरिंग वाला जो एग्जामिनर होगा या फिर नॉर्मल हियरिंग वाला पर्सन जो रहता है उसमें भी हम क्या करते हैं, सेम चीज़ करते हैं। उसका ईयर जो रहता है, जो ईएससी जो रहती है वो ट्रेगर से ऑकलोड करते हैं और 24 को हम वाइब्रेट करते हैं और उसकी मेस्टोइड पे प्लेस करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसकी ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक उसको सुनाई दिया। हम कंपेयर करते हैं कि पेशेंट ने कितने टाइम तक सुना और जो एग्जामिनर होता है या जिसका नॉर्मल हियरिंग है उस पर्सन ने कितने टाइम तक सुना। अगर दोनों का ड्यूरेशन अगर सेम है, मान लो कि जो पेशेंट रहता है उसने मान लो 5 सेकंड तक सुना, वही जो एग्जामिनर है उसने 5 सेकंड तक सुना, तो हम ये मानेंगे कि अगर दोनों की ड्यूरेशन सेम है मतलब दोनों ने सेम टाइम तक सुना तो उस पर्सन को जो है वो नॉर्मल हियरिंग है, मतलब उसको कोई किसी प्रकार की पैथोलॉजी नहीं है। पर हम फिर ये देखते हैं अगर जो पेशेंट जो रहता है वो अगर जो एग्जामिनर रहता है उसके कंपेयर में कम समय तक सुनता है या शॉर्ट ड्यूरेशन तक सुनता है, जो साउंड जो रहता है उसका कब कौन सा साउंड, जब हम 24 को वाइब्रेट करके हमारे मेस्टोइड पर रखेंगे और हमारे ईयर को जो रहता है हम ऑकलूड करके रखेंगे। तो अगर वो शॉर्ट टाइम तक सुनता है तो उस पेशेंट में जो रहता है हमको सेंसरी न्यूरल डिफनेस देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम अगले टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वावेक टेस्ट के बारे में। तो जो स्वावेक टेस्ट जो रहता है ये हमारा जो एबीसी केस रहता है उसके जैसा ही रहता है, बस इसमें डिफरेंस इतना रहता है कि एबीसी केस में जो हम पेशेंट और जो एग्जामिनर का जो हम बोन कंडक्शन निकाल रहे थे, जब हम ईयर को ऑकलूड करके निकाल रहे थे, स्वावेक में हम उसको ऑकलूड नहीं करेंगे और उसका बोन कंडक्शन निकालेंगे। हम इसको कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि पेशेंट और जो एग्जामिनर रहता है जिसको हम नॉर्मल हियरिंग वाला मानते हैं, हम क्या करते हैं पेशेंट को पहले हम 24 को स्ट्राइक किया, पेशेंट के जो मेस्टोइड जो रहता है उस पर प्लेस किया। अब उस पर प्लेस करने के बाद में उसका ड्यूरेशन देखेंगे कि वो कितने टाइम तक सुना। अब मान लो पेशेंट, ये पेशेंट है और ये एग्जामिनर है। मान लो कि पेशेंट ने 5 सेकंड तक सुना, उसके बाद में जब हमने एग्जामिनर जिसको हम नॉर्मल हियरिंग वाला मान रहे उसने 5 सेकंड तक सुना। अगर इन दोनों की ड्यूरेशन सेम है या इक्वल है तो हम इसको बोल देंगे कि पेशेंट जो रहेगा, ये जो पेशेंट है वो नॉर्मल हियरिंग का है। वही फिर हम क्या देखते हैं, एक केस हमको ये देखने को मिलता है कि मान लो जो एग्जामिनर है उसने 5 सेकंड तक सुना और पेशेंट जो रहता उसने 7 सेकंड तक सुना, मतलब कि उसने एग्जामिनर से ज़्यादा टाइम तक सुना। जब वो जो वाइब्रेटरी ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने मेस्टोइड पे प्लेस किया तो उसको ज़्यादा टाइम तक साउंड आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट जो रहेगा उसमें कंडक्टिव पैथोलॉजी होगी। ठीक है। और एक तीसरा केस जो रहता है उसमें हमको ये देखने को मिलता है, मान लो जो एग्जामिनर है जिसका नॉर्मल हियरिंग है उसने 5 सेकंड तक सुना और जो पेशेंट रहेगा उसने 3 सेकंड तक सुना, मतलब कि उसकी ड्यूरेशन जो रहेगी, पेशेंट की जो ड्यूरेशन है वो एग्जामिनर से कम रहेगी। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो पेशेंट जो रहेगा उसमें सेंसरी न्यूरल हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा।
इसके बाद में हम बात करते हैं बीन टेस्ट के बारे में कि बीन टेस्ट क्या रहता है। तो बीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम बोन कंडक्शन निकालते हैं। बोन कंडक्शन में हम क्या देखते हैं, उसका जो ऑक्लूजन का क्या इफेक्ट होगा बोन कंडक्शन पे, हम ये देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं, उसको मेस्टॉइड पे प्लेस करते हैं। मेस्टॉइड पे प्लेस करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक बार ईएसी जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो रहती है उसको एक बार ऑक्लूड करते हैं और एक बार ओपन रखते हैं। जब हमने ऑक्लूड किया और जब हमने ओपन रखा, दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि किस टाइम पे हमको लाउडनेस ज़्यादा सुनाई दी। अगर मान लो जो पेशेंट रहेगा उसमें हमने जब ऑक्लूड किया, जब हमने उसकी ईएसी को ऑक्लूड किया, किसको, ईएसी को, तो हमको क्या क्या देखने को मिला कि जो साउंड था मेस्टॉइड से जो साउंड जा रहा था वो हमको लाउडर सुनाई दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो पेशेंट है उसमें या तो सेंसरी न्यूरल डिफनेस होगा या फिर उसके अंदर वो नॉर्मल होगा। ठीक है, वही एक केस जो रहेगा, सेकंड केस में आपको क्या देखने को मिलता है, केस फर्स्ट हो गया ये, और जब केस सेकंड की बात करते हैं तो केस सेकंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमने जब ईएसी को ऑक्लूड किया या जब हमने ईएसी को ओपन रखा और हमारे ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके हमारे मेस्टॉइड पे रखा, तो हमको साउंड में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। वहीं नहीं साउंड लाउड हुआ नहीं सॉफ्ट हुआ, हमें इक्वल साउंड सुनाई दिया, मतलब कोई चेंज नहीं दिखाए सुनाई दिया। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि उस पेशेंट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या कंडक्टिव डिफनेस है। ठीक है, के बाद में हम ट्यूनिंग फॉर्क के लास्ट टेस्ट जो जिल्स टेस्ट रहता है उसके बारे में जानेंगे कि जिल्स टेस्ट में क्या रहता है। तो जिल्स टेस्ट जो रहता है उसमें क्या रहता है कि हम इसमें क्या करते हैं, बोन कंडक्शन निकालते हैं। बोन कंडक्शन निकालने के साथ में हम क्या करते हैं, उसका जो ईएसी जो रहता है ना, ईएसी का हम प्रेशर बढ़ाते हैं और उसके प्रेशर बढ़ाने से उसकी हियरिंग पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम देखते हैं जिल्स टेस्ट में। हम इसमें क्या करते हैं कि इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो पेशेंट जो रहता है ना, पेशेंट की जो ईएसी रहती है ना, ईएसी का प्रेशर बढ़ाते हैं। किसके माध्यम से, जो सीगर स्पेकुलम जो रहता है उसके द्वारा हम ईएसी का प्रेशर बढ़ाते हैं। जब ईएसी का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उससे क्या रहता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की साइड में जाती है। जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की साइड में जाती है तो उससे क्या रहता है, ओसिकल्स भी जो रहती है वो अंदर की साइड में प्रेस होती है। जब अंदर की साइड में प्रेस होती है तो उससे क्या रहता है, जो इंट्रालेब्रेंथिक जो प्रेशर जो रहता है ना वो बढ़ जाता है। जब इंट्रालेब्रेंथिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन जो रहती है उसकी जो मोबिलिटी रहती है, जो मूव करती है, जब साउंड आता है तो उसकी मोबिलिटी रुक जाती है, यानी कि वो मूव करना बंद कर देगी या कम कर देगी, जिससे क्या रहता है, हियरिंग जो रहता है वो हमको कम सुनाई देगा। मतलब कि अगर साउंड आ रहा है तो हमको कम सुनाई देगा। इस चीज़ को हम देखते हैं जिस केस में। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट जब आया तो हम उसमें क्या करेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करेंगे, उसको मेस्टॉइड पे प्लेस करेंगे। हमने उसको मेस्टॉइड पे प्लेस किया, उसके साथ में हम क्या करेंगे कि जो ईएसी रहेगा ना उसका प्रेशर हम बढ़ाएंगे। जब ईएसी का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे क्या रहता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के में प्रेशर बढ़ेगा, फिर उधर इंट्रालेब्रेंथिक प्रेशर कम होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट कम होगी। जब बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट कम होगी तो उससे क्या रहेगा कि जो वाइब्रेटरी हमने जो मेस्टॉइड पे प्लेस किया है ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेटरी ट्यूनिंग फॉर्क, उसका जो हियरिंग है मतलब उसका जो साउंड है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो उसमें हमने सीगर स्पेकुलम के बाद में मतलब जो ईएसी में उसका प्रेशर बढ़ाया, उसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके हमने मेस्टॉइड पे रखा, उसके बाद में उसके हियरिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब उसको जैसे पहले सुनाई दे रहा था, और जैसा स्पेकुलम के द्वारा हमने सीजेल्स स्पेकुलम के द्वारा जब प्रेशर क्रिएट किया उसके बाद भी उसकी हियरिंग में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो पर्सन रहेगा उसकी जो बोन्स जो रहती है ना, वो बोन्स का क्या रहेगा, फिक्सेशन हो गया है। उसकी जो बोन्स रहेगी उसमें जो स्टेपिस जो रहते हैं ना, स्टेपिस का फिक्सेशन हो गया। तो जो जिल्स टेस्ट जो रहता है हम उससे क्या पता करते हैं, ईएसी या तो उसमें ऑटोस्क्लेरोसिस का पता कर सकते हैं, या उसके बाद में उसकी जो ईएसी मतलब जो उसकी ऑसिकल्स रहेगा उनमें उसकी डिसकंटिन्यूटी। दो ही केस ऐसे होंगे जिस केस में अगर जिस टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जब हम स्पेकुलम से प्रेशर क्रिएट करें अगर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये रहेगा कि जिल्स टेस्ट नेगेटिव आया। और जब जिल्स टेस्ट नेगेटिव आया है तो उसकी दो कंडीशन रहेगी, या तो उसकी स्टेपिस फुट प्लेट जो रहेगी वो फिक्स हो गई है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है, और या फिर जो हमारी ऑसिकल्स है वो डिसकंटिन्यूटी हो गई है। इससे हम जिल्स टेस्ट से पता करते हैं। वही अगर पॉजिटिव जिल्स टेस्ट का है, अगर पॉजिटिव जिल्स टेस्ट कब बोलेंगे कि अगर हम उसमें प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने के बाद में उसकी हियरिंग में कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जिल्स टेस्ट जो रहता है वो पॉजिटिव है। ओके।